वह थोड़ी देर वहीं निष्ठा के पास रहीं और फिर वापस से सिसोदिया हाउस के लिए चली गईं। वह यहाँ पर जिस काम के लिए आई थीं, आखिर उन्हें वह भी तो पूरा करना था। लेकिन पूर्णिमा जी के आने से अश्विनी जी तो परेशान थे, तो वहीं प्रकृति की आंखों के सामने रात का नज़ारा बार बार घूम रहा था। रात को वह लगभग 4 घंटे उसे रस्सी से लटकी हुई थी। बाद में वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और फिर उसे नीचे उतारा। तब जाकर वह वहाँ से आज़ाद हुई। उसे अब स्वयं पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ में निष्ठा से और ज़्यादा नफरत होते जा रही थी। उसकी दोनों हाथों की कलाइयों पर रस्सियों के गहरे निशान बन चुके थे। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से से कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। सब बस तैयार रहो तुम। रात में अध्याय निष्ठा के पास बैठा था। निष्ठा उसके सीने पर सिर टिकाए अपना फोन चला रही थी। अध्याय ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तानी, मुझे बताओ कि तुम गिरी कैसे? मैं बहुत डर गया था। उसके पूछते से ही वो कुछ हड़बड़ा गई और उसने अध्याय को देखा। अध्याय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर धीरे से कहा, तुमने जो अपने दोस्तों से कहा, क्या वह सच था कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया है? उसके यह कहते ही वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि अध्याय ने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए अब उससे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि किसी ने धक्का दिया और सच में मैं एकदम श्योर हूँ, क्योंकि अचानक गिरने से का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगर यह भी मानूं कि मेरा पैर टूट गया है तो भी मैं गिरती नहीं। अध्याय भी उसकी बात समझ रहा था। उसने फिर धीरे से कहा, और वह एक्सीडेंट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निष्ठा ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा कि आप परेशान हो जाओगे और सबको लगा कि वह गलती से हुआ है। लेकिन आज जब देव ने कहा तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ लिंक है, कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। यह सुनकर अध्याय की भौहें सिकुड़ गईं। उसने निष्ठा को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे खोने से अंदर तक सहम सा गया था। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद उसे वह मिली थी और अब फिर कुछ ऐसा हो रहा था जो निष्ठा उससे अलग करने पर तुला हुआ था। अध्याय ने धीरे से उसके माथे को चूमा और बोला, टेंशन मत लो, मैं पता करवा लूँगा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। निष्ठा को उस पर पूरा भरोसा था। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने एक बार फिर उसके माथे को चूम कर कहा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और दोनों जल्दी ही एक दूसरे के आगोश में सो गए। अगली सुबह से ही अध्याय उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने लगा था। पूर्णिमा जी हर बात पर आजकल अश्विनी जी को सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। प्रकृति कुछ शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। 4 से 5 दिन बड़े आराम से गुजर गए। निष्ठा इन दिनों कॉलेज नहीं जा रही थी, घर पर ही थी। आज भी अध्याय उसके पास बैठा उसे खाना खिला रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अध्याय ने फ़ोन उठाया तो उधर से कुछ कहा गया और अध्याय तुरंत गुस्से में उठकर वहाँ से बाहर की ओर निकल गया। निष्ठा हैरान थी, लेकिन अध्याय कमरे के बाहर निकला कि तभी सैलवी जी वहीं मिल गईं।
उन्होंने अध्याय को ऐसे गुस्से में देखा तो पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? अध्याय ने गुस्से में कहा, माँ, उस लड़की प्रकृति ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। आपको पता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे प्रकृति का ही हाथ है। ये सुनकर तो सैलवी जी हैरान रह गईं। अध्याय ने गुस्से से कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। वहीं निष्ठा जो कमरे में बैठी थी, उसने भी अध्याय की बात सुन ली थी। सैलवी जी ने उसे रोकने को हुई कि तभी निष्ठा ने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, मम्मा, मुझे भी लेकर चलो ना वहाँ। सैलवी जी ने नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे मना नहीं कर पाई और वो भी किशन जी के साथ सिसोदिया मेंशन के लिए निकल गईं। सिसोदिया मेंशन। वहीं दादी कुछ और सोच कर बैठी थी। सुबह उन्होंने परी जी और आयुष्मान को बुला लिया था। सुबह सुबह ही उन्होंने हंगामा करना भी शुरू कर दिया था। पूरे घर को उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा लिया था। अश्विनी जी ने उन्हें देखकर कहा, माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? पूर्णिमा जी गुस्से से बोली, चिल्लाऊं नहीं तो मैं क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हारी वजह से मेरी बहू घर छोड़कर चली गई है, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। वह तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है कि उसके आगे तुम्हें अपने बच्चे भी दिखाई नहीं देते? तभी अध्याय वहां पहुंचा और उसके पीछे पीछे ही किशन जी, निष्ठा और सैलवी जी के साथ वहां आ गए। निष्ठा व्हील चेयर पर थी। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। सबको देखकर अश्विनी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। शोर सुनकर प्रकृति भी नीचे आ गई। उसने जब अध्याय को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अध्याय को देख खुशी से कहा, अध्याय, तुम कब आए? अंकल आंटी भी आए हैं। ना जाने क्यों अध्याय को देख प्रकृति के मन में एक बार फिर से एक आस जगी कि शायद उसके लिए वह आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा था। वह तुरंत ही अध्याय की तरफ बढ़ी कि अध्याय ने उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, जहाँ हो वहीं पर ही रुक जाओ। मैं अभी भी अपनी बात पर ही कायम हूँ। मुझे कोई रिश्ता रखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो तुमने हरकत की उसके बाद तो अब बिल्कुल भी नहीं। सबने अध्याय को देखा तो अध्याय ने गुस्से से प्रकृति को देखकर कहा, तुमने निष्ठा का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की? मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकती हो। तुम्हारी छोटी बहन है वह। क्यों कर रही हो यह सब? क्यों बार बार मुझे खुद की नज़रों पर गिरा रही हो कि मैं तुम्हें कभी तुम जैसी लड़कियों को कोई अहमियत दी थी? यह सुनकर प्रकृति के चेहरे की वह खुशी पल भर में ही हवा हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। वहीं पूर्णिमा जी यह सब कुछ सुन और देख रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, हमने इसे पनाह दी, प्यार दिया, और यह मेरी बच्ची को चोट पहुंचा रही है। यह छोरी तो है ही निर्लज्ज। पहले अपनी ही शादी से भाग गई और जब उस आदमी पर डोरे वापस डाल रही है, यह जानते हुए कि वह लड़का उसकी छोटी बहन का सुहाग है, उसका पति है। यह सुनकर प्रकृति को गुस्सा आया और उसने दादी को देखकर गुस्से में कहा, आप बीच में ना बोलो तो बेहतर नहीं होगा।
वैसे भी आपको बचपन से मैं कभी पसंद तो रही नहीं। आपकी तो पसंदीदा हमेशा से निष्ठा ही रही है, क्योंकि खून है वो मेरा, लाडली पोती है मेरी। कैसे ना होगी मेरी पसंदीदा। कौन है तू जानती भी है? अरे मेरे बेटे के चलते इस घर में रह रही है और इस घर के सारे रिश्ते खा गई। शर्म नहीं आई तुझे? जिस आदमी ने तुझे पिता का प्यार दिया और जिस औरत ने तुझे माँ की ममता दी, तूने उनसे उनकी ही बेटी को दूर कर दिया। पूर्णिमा जी ने तेज आवाज में गुस्से से कहा। यह सुनकर तो अध्याय का माथा और ज्यादा खिसक गया। उसने तुरंत कहा, दादी आप क्या बोल रही हैं? मुझे साफ साफ बताइए। दादी ने अध्याय को देखा और बोली, यह लड़की परी और अश्विनी की बेटी ना है। यह सुनकर हर कोई हैरान था। प्रकृति भी अजीब तरह से उन्हें ही देख रही थी। दादी ने अश्विनी जी को देखा और बोली, यह तो मेरे सुपुत्र के कर्म हैं, जिनके फलों का फल उसकी पत्नी और बच्चे भुगत रहे हैं। अश्विनी जी ने जल्दी से कहा, माँ क्या बोले जा रही हैं? प्रकृति यही है और कुछ भी मत बोलो। ये आप, वह मेरी बेटी है। दादी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। वह अब भी अपने बच्चों को साइड लेने की बजाय वह प्रकृति की साइड ले रहा था। दादी ने अपनी छड़ी से अश्विनी जी को मारते हुए कहा, कमी मेरी परवरिश में रह गई थी। मैंने यह तो नहीं कहा था कि इस लड़की को मत अपनाओ, लेकिन इस लड़की के चक्कर में तुमने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को कितना दुख दिया है, यह भी पता है तुम्हें। यह कहते हुए दादी उन पर छड़ी चलाए जा रही थी। अश्विनी जी ने उन्हें रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेकिन परी जी ने बीच में आकर जल्दी से कहा, बस कीजिए माँ। दादी ने परी जी को देखा और फिर अश्विनी जी को देखकर बोली, देख यह है ना तेरा परिवार, और देख उसको सर पर चढ़ाया है ना तूने। इतना भी क्या अंधा होना कि अपने बच्चे भी ना दिखें। प्रकृति ने चिल्लाकर कहा, कुछ भी मत कहिए आप, मैं सुन रही हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। पूर्णिमा जी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत ना है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे इसने दोस्ती के खातिर अपने दोस्त की बेटी को अपना लिया, लेकिन उसे इतना प्यार दिया कि अपने ही बच्चों को किनारे कर दिया। अपनी उस छोटी सी बच्ची को उसने 15 साल तक खुद से दूर रखा, और खुद से रखा तो रखा, उसकी माँ, उसका भाई, उसका परिवार सब कुछ छीन लिया। खुशियाँ क्या होती हैं उसे पता तक नहीं, और अब जब वह थोड़ी बहुत खुश रहने को हुई तो तुम दोनों से वह भी नहीं बर्दाश्त हुई। अभी भी उसे सब कुछ छीन लेना चाहते हो। अश्विनी जी ने उन्हें देखकर कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों तकलीफ दे रही हैं उसे? इस बार परी जी ने गुस्से से बोल पड़ी, अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की तकलीफ ही दिखाई दे रही है। आपको अपनी बेटी कहाँ है अश्विनी? आपको पता भी है किस साल में है? यह पता भी है आपको? चोट आई है उसे, सीढ़ियों से गिर गई है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, सर पर चोट लगी है, टाँके आए हैं। आपको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप एक बार उसे देखने तक नहीं गए। खैर मैं तो गलत इंसान से ही उम्मीदें लगा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, मैं गलत। आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। खुश रहिए आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के साथ।
लेकिन याद रखिएगा, इसके बाद आपका मुझ पर और मेरे दोनों बच्चों पर कोई हक नहीं। ये बोलकर परी जी तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ निकल गईं। अध्याय वहाँ पर ब्लैंक होकर खड़ा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। प्रकृति अश्विनी जी की बेटी नहीं थी। दादी ने अध्याय को देखा, जो हैरान परेशान सा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यह प्रकृति अश्विनी के दोस्त की बेटी है। उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। दोस्ती के नाते अश्विनी ने उनकी बेटी को अपना लिया, लेकिन इसमें वह अपने बच्चों को भूल गया। सबसे ज़्यादा दुख तो इसने निष्ठा को दिया है। इसके लिए सिर्फ प्रकृति मायने रखती थी, निष्ठा नहीं। निष्ठा तो भूत बनी वहाँ बैठी बस सब कुछ सुन रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म ही हो चुकी थी। क्या कहे और क्या नहीं, उसके पास तो शब्द ही नहीं थे। अध्याय हल्के से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द और चुभन थी। उसने उन दोनों बाप बेटी को देखा और बोला, मान गए मिस्टर सिसोदिया, बड़े तादाद निकले आप तो। दोस्त की बेटी को अपना लिया, अपना नाम दे दिया, और इस बीच अपनी बेटी। आखिर क्या फ़ायदा हुआ? अरे जब इससे इतना ही मोह था तो पैदा ही क्यों किया निष्ठा को। रहने देते। कम से कम वह जो 15 सालों का दुख उसने सहा वह तो नहीं सहती। अश्विनी जी ने उसे घूर कर देखा तो अध्याय ने फिर से कहा, मैं एक बात और, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। निष्ठा पर आपकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाएंगे आप उसे देखने तक के लिए। यह बोल वो निष्ठा को लेकर वहाँ से निकल गया। पूर्णिमा जी अध्याय को देखती रहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, अब लग रहा है कि मेरी बच्ची सही हाथों में है। सब लोग जा चुके थे। घर में सिर्फ अश्विनी जी, प्रकृति और दादी ही बचे थे। इतना तमाशा हो चुका था कि दादी थक कर सोफे पर बैठ गई थी। प्रकृति ने उन्हें घूरते हुए कहा, मिल गई शांति आपको, मुझे चोट पहुंचाकर। बन गई आप महान, जता दिए एहसान। दादी ने उसे घूरा और बोली, मारे से जवान लड़ाने की ज़रूरत ना है। तू तो वो है जो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तभी तो तूने निष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुझे जो कहना है इससे कह, तेरा बाप जो सिर्फ तेरा है, यही तो चाहती थी तू हमेशा से। ले जा, पूरी तरह से यह तेरा। आज आयुष्मान भी इस पर हक नहीं जताएगा। इसी वजह से तो तूने निष्ठा को दूर किया था। तेरी वजह से पूरा घर बिखर गया है। अश्विनी जी ने उन्हें देखा और फिर परेशान से बोले, बस करिए माँ, बहुत सुना लिया आप। पूर्णिमा जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वह चुप हो गए। वह भी समझने को तैयार नहीं थे और इस बात पर वह और ज़्यादा चिढ़ रही थी। प्रकृति वहाँ से गुस्से से निकल गई।